हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको सामान्य अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर व्याख्या के साथ देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये वीडियो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। आप यूपीएसआई, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, यूपी जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम, यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी इत्यादि सभी के एग्ज़ाम के लिए ये रेलेवेंट वीडियो रहेगा। तो पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है नींबू, बी ऑप्शन है गाजर, सी ऑप्शन है संतरा, डी ऑप्शन है मूली। उपर्युक्त में से विटामिन सी के समृद्ध स्रोत कौन से हैं? तो अब ये क्वेश्चन तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नींबू और संतरा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एक क्वेश्चन आपका हो गया, कभी कभी पूछा जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और ये जल में विलेय होता है। मानव शरीर में विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसका प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखना होता है। अंतरकोशीय पदार्थ के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स और दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखने का कार्य भी विटामिन सी के द्वारा किया जाता है। विटामिन सी के मुख्य स्रोत संतरा, नींबू, आंवला, चीकू एवं खट्टे रसदार फल होते हैं, जबकि विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए ऑप्शन है पौधे स्टार्च के रूप में भोजन का संचयन करते हैं। बी ऑप्शन है आलू का खाद्य योग्य भाग स्तंभ कंद होता है। सी ऑप्शन है गन्ने के पौधे में शर्करा का संचयन तने में होता है। डी ऑप्शन है सभी पौधे नाइट्रोजन का उद्ग्रहण सीधे वायुमंडल में कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है। नाइट्रोजन पौधे के प्रमुख पोषक तत्वों में से एक है तथा इसका मुख्य कार्य वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78% होती है, किंतु पौधे नाइट्रोजन को सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं करते हैं। कुछ जीवाणुओं जैसे एज़ोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर दिया जाता है, जिसके पश्चात पौधे इसे मृदा से नाइट्रेट्स NO3 आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसको सुबह का तारा तथा संध्या का तारा कहा जाता है? ए ऑप्शन है बुध, बी ऑप्शन है शुक्र, सी ऑप्शन है मंगल, डी ऑप्शन है शनि। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है। द्रव्यमान तथा आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का वाहन ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता 70% होने के कारण शुक्र सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह होता है। शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसके कारण इसके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल पाए जाते हैं। यह पृथ्वी से नज़दीक होने के कारण सुबह तथा शाम को दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे सुबह का तारा तथा संध्या या शाम का तारा कहा जाता है। एक नोट के तौर पर याद रखिएगा, बुध भी सुबह एवं शाम के तारे के रूप में वर्ष में 3 बार दिखाई देता है, जिसके कारण इसकी साइनाइडिक अवधि का 116 दिन का होना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? ए ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है डीजल, सी ऑप्शन है मिट्टी का तेल, डी ऑप्शन है कोयला। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन गैर परंपरागत ऊर्जा व नवीकरणीय ऊर्जा है। हाइड्रोजन ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली स्रोत है। यह एक ऐसा ईंधन है जिसे वाहनों को चलाने, औद्योगिक इकाइयों में इंजन को चलाने व औद्योगिक उत्पादन में प्रयुक्त किया जा सकता है। जलने पर ऑक्सीजन से संयुक्त होने पर यह पुनः पानी से बदल जाता है। इससे यह प्रदूषण भी उत्पन्न नहीं करता है। इसका ऊष्मीयमान अभी तक ज्ञात ईंधनों में सर्वाधिक है, जबकि कोयला, डीजल, मिट्टी का तेल आदि CO2 एवं अन्य प्रदूषक उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 5 को, 2 मार्च को, बी ऑप्शन है 5 जून को, सी ऑप्शन है 10 जुलाई को, डी ऑप्शन है 15 सितंबर को। तो ये तो सभी को पता होगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा सकारात्मक पर्यावरण कार्य हेतु दुनिया भर में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई। तब से यह प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, जबकि 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस स्केल पर होता है? ए ऑप्शन है रूरल पैमाना पर, बी ऑप्शन है हेक्टेयर पर, सी ऑप्शन है रिएक्टर पैमाना पर, डी ऑप्शन है डेसिबल। तो डेसिबल तो आप सभी को पता होगा, ध्वनि का मापन होता है। तो इसका रिएक्टर पैमाना पर जो भूकंप होता है इसकी तीव्रता को मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। इसका आविष्कार चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था। यह एक लघु गुणक पैमाना है जिसकी कोई न्यूनतम व अधिकतम सीमा नहीं है। रिएक्टर पैमाने पर अभी तक 8.9 गहनता तक के भूकंप आ चुके हैं। इस पैमाने पर 2 गहनता का भूकंप मानव द्वारा महसूस किया जाने वाला सबसे कमज़ोर भूकंप होता है। लघु गुणक पैमाना होने के कारण प्रत्येक भूकंपीय तरंग के आयाम में 10 गुना वृद्धि प्रदर्शित करता है। अर्थात रिएक्टर पैमाने पर 4 गहनता के भूकंप द्वारा भूमि में कंपन 3 गहनता वाले भूकंप से 100 गुना अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र है। ए ऑप्शन है हिमालय श्रृंखला से, बी ऑप्शन है काराकोरम श्रृंखला से, सी ऑप्शन है हिंदू कुश श्रृंखला से, डी ऑप्शन है कैलाश श्रृंखला से। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो कैलाश श्रृंखला से हुआ है। कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में उपस्थित तथा इसी श्रेणी में स्थित मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है। देखिए पूरा डेप्थ में कैलाश पर्वत श्रेणी पर्वत जो है तिब्बत में उपस्थित इसी श्रेणी में स्थित मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है। भारत में हिमालय की नदियों में यह सबसे पश्चिमी नदी है। इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, सिगार, कुर्रम, काबुल तथा गिलगिट हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य हुए सिंध जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाब के 20% का उपयोग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ए ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, बी ऑप्शन है प्रशांत महासागर, सी ऑप्शन है हिंद महासागर, डी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल 16.572 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। आकृति, त्रिभुजा आकार, औसत गहराई 4,572 मीटर है। चौड़ाई 16,785 किलोमीटर की है तथा लंबाई 14,880 किलोमीटर की है। इस महासागर के दोनों तटों पर बलित पर्वतों की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सर्वाधिक द्वीप भी इसी महासागर में पाए जाते हैं। इसके पश्चात क्षेत्रफल और विस्तार के आधार पर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर एवं आर्कटिक महासागर आते हैं। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था? ए ऑप्शन है एवक, बी ऑप्शन है बलवन, सी ऑप्शन है रजिया, डी ऑप्शन है इल्तुतमिश। तो बलवन लौह और रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था। बलवन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। बलवन ने अपने को फिरदौसी के शाहनामा में बढ़त अफराशियाब, बज़्ज़ तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में व्यवस्थित किया। बलवन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित दल चालीसा का दमन किया। इसने ईरानी त्यौहार नौरोज़ प्रथा आरंभ की। बलवन गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे? ए ऑप्शन है MG रानाडे, बी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक।
तो एम.जी. रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले एम.जी. रानाडे इनके राजनीतिक गुरु थे। 1902 में गोखले को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया। इन्हें वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का गोल्ड स्टोन कहा जाता है। 1905 में इन्होंने भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है? ए ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, बी ऑप्शन है मोपला विद्रोह, ये केरल में हुआ था, सी ऑप्शन है बहावी आंदोलन, डी ऑप्शन है अलीगढ़ आंदोलन। तो इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक रायबरेली के सैयद अहमद थे। यह मूलतः मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। बहावी आंदोलन मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक तौर तरीकों से मुक्त करने के लक्ष्य पर कार्य करता था। इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध भी कहा जाता है। इस आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि यह 1857 के विद्रोह की तुलना में कई अधिक नियोजित, संगठित और सुगठित था। यह लगभग 1828 से प्रारंभ होकर 1888 तक चलता रहा था। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग त्रासदी में जुड़ा सैन्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ये तो सभी को पता होगा, तो ये बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जनरल डायर। पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर किलचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन हेतु 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल ओ डायर ने किसी पूर्व सूचना के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन है भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान नई दिल्ली, ये सही ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चंद्रशेखर, ये गलत है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद, ये भी सही है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, ये भी सही है। 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क से वंचित गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना है, जिससे आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों में तेजी लाई जा सके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किन राज्यों में से लिंगानुपात सबसे कम है? ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है हरियाणा, डी ऑप्शन है सिक्किम। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे जो कम लिंगानुपात है वो हरियाणा का है। 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं की संख्या है, जबकि सर्वाधिक केरल में है, 1000 पुरुष पर 1084 महिलाओं की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी? ए ऑप्शन है 8वीं पंचवर्षीय योजना में, बी ऑप्शन है 9वीं पंचवर्षीय योजना में, सी ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना में, डी ऑप्शन है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना की बात करें अगर, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक की थी और इसकी विकास दर जो थी 6.68% थी। 9वीं 1997 से 2002 तक की पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें विकास दर 5.50% थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 2002 से 2007 तक की थी, इसमें 7.74% की विकास दर थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक की थी, जिसमें 8.02% विकास दर थी। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट हो गया कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक दर सर्वाधिक थी। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY को कब लागू किया गया था? वर्ष 2002 में, वर्ष 1999 में, वर्ष 2007 में, वर्ष 1997 में। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण
स्वरोजगार योजना गांव में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार की योजना 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना में पूर्व से चल रही निम्नांकित 6 योजनाओं का विलय किया गया था। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम, गंगा कल्याण योजना, 10 लाख कुआं योजना। अगला क्वेश्चन है, सूची प्रथम व सूची द्वितीय को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो ए ऑप्शन है हीरा, सामने दिया गया है कैल्शियम, संगमरमर, सिलिकॉन, बालू, ग्रेफाइट, स्नेहक, कार्बन। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संगमरमर, सिलिकॉन। हीरा कार्बन होता है, संगमरमर कैल्शियम होता है, बालू सिलिकॉन होती है और स्नेहक जो होता है ग्रेफाइट। ओके, क्या क्वेश्चन पूछा था? सही उत्तर चुनना है, तो इसमें सही उत्तर कोई दिया है? संगमरमर कैल्शियम होता है, हीरा कार्बन होता है, बालू जो है वो क्या होती है? बालू सिलिकॉन होती है। ठीक है, तो इसका ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। हीरा क्या होता है? कार्बन, संगमरमर कैल्शियम, बालू सिलिकॉन होती है और स्नेहक जो होता है ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट पेंसिल में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सही ऑप्शन बता दिए बिल्कुल पहले ही ऑप्शन में, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ या ड्राई आइस नामक एक श्वेत ठोस है। यह एक अत्यंत ठंडा पदार्थ होता है। इसे भोजन के अतिहिमीकरण के लिए तथा आइसक्रीम ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित होता है और द्रव में परिवर्तित नहीं होता है। साधारण बर्फ की भांति साधारण बर्फ द्वारा उत्पन्न ताप की अपेक्षा शुष्क बर्फ अत्यंत निम्नतर ताप उत्पन्न कर सकता है। अतः साधारण बर्फ की अपेक्षा शुष्क बर्फ शीतलन कार्यों के लिए अधिक प्रभावशाली होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसके अपरूप नहीं है? ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है फास्फोरस, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नाइट्रोजन 7N14 एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शी गैस है। निम्न ताप व उच्च ताप पर यह द्रवित हो जाती है। इसका गलनांक 63 के व क्वथनांक 77.2 के या केल्विन होता है। नाइट्रोजन अणु द्विपरमाणुविक व ध्रुवीय होता है। यह अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता केवल फ्लोरीन व ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकताओं से एक कम है। नाइट्रोजन के कोई अपरूप नहीं है, जबकि कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, फुलरीन्स, फास्फोरस और फुलरीन्स इत्यादि होते हैं। और फास्फोरस के अपरूप में पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस व काला फास्फोरस एवं ऑक्सीजन का अपरूप O3 होता है। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि? ये ऑप्शन है लिफ्ट नियत गति से ऊपर उठ जाती है, यदि लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होती है, बी ऑप्शन है यदि लिफ्ट नियत वेग से नीचे आती है, सी ऑप्शन है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिफ्ट में किसी पिंड व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट की ओर त्वरित होती है, क्योंकि जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जाती है तो व्यक्ति पर प्रतिक्रिया बल ma लगता है। इस स्थिति में व्यक्ति पर आरोपित कुल प्रतिक्रिया बल बराबर पृथ्वी द्वारा आरोपित प्रतिक्रिया बल, लिफ्ट द्वारा आरोपित प्रतिक्रिया बल तथा व्यक्ति पिंड को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, किंतु जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है तो व्यक्ति पिंड पर लिफ्ट द्वारा आरोपित प्रतिक्रिया बल -ma के बराबर होता है। अतः व्यक्ति के भार में ma के बराबर कमी हो जाती है व उसका कुल भार W बराबर mg - ma के बराबर होता है और उसका आभासी भार वास्तविक भार से कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम निर्वात में होता है, बी ऑप्शन है पानी में होता है, सी ऑप्शन है स्टील में होता है, डी ऑप्शन है हवा में होता है। तो स्टील में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है।
ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे सामान्य ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकंड होती है और जल में ध्वनि की चाल 1500 मीटर पर सेकंड होती है और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकंड होती है। चूँकि स्टील एक धातु है अतः इसमें ध्वनि की चाल उपयुक्त विकल्पों में से अधिक होगी। ध्वनि की चाल पर ताप, दाब एवं आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। जैसे वायु का तापमान बढ़ने पर इसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है और जैसे जैसे वायु की आर्द्रता बढ़ती है ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आनुवांशिक रोग नहीं है। ए ऑप्शन है रंजकहीनता, बी ऑप्शन है रतौंधी, सी ऑप्शन है हीमोफीलिया, डी ऑप्शन है वर्णांधता। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आनुवांशिक रोग वे रोग हैं जो माता पिता या पूर्वजों द्वारा संतति में परिणत होते हैं। रंजकहीनता, हीमोफीलिया, रंजकहीनता मतलब कलर ब्लाइंडनेस तो वर्णांधता होती है, रंजकहीनता बताएंगे। हीमोफीलिया, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, एल्केप्टोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया, डाउन सिंड्रोम, एरिथ्रोब्लास्टोसिस आदि आनुवांशिक रोग हैं, जबकि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। रंजकहीनता को कहते हैं एल्बिनिज्म। ओके, अगला क्वेश्चन है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन करते हैं। ए ऑप्शन है वसा का, बी ऑप्शन है प्रोटीन का, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट का, डी ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड का। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पित्ताशय यकृत के दाहिने पिंड की निचले सतह पर स्थित होता है। यह पाचन क्रिया में सहायता करता है और यकृत में उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। यकृत में उत्पन्न पित्त अर्धपचित भोजन में मौजूद वसा को पायस कर बनाता है। पित्त लवण तल तनाव को कम करके वसा तथा वसा में घुलनशील विटामिन्स के पाचन में भाग लेता है। तो ये थे सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर व्याख्या के साथ। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए। लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे जो भी वीडियो अपलोड होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आप वीडियो देखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों को, जिससे आप जो सीख रहे हैं आपके मित्र भी सीखें और ये ज्ञान का जो विस्तार है होते चला जाए। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट कीजिए। कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तब भी कमेंट कीजिए। कुछ कमी लगती है तब भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये क्योर कीजिएगा, तो आपकी जो भी क्वेरी होगी उसे 100% क्योर किया जाएगा। एंड PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ऑडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे खबरी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।